जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक बार विज्ञान का एक और मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। ये पेपर जो है 2023 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड जो सेट होता है, उत्तर प्रदेश में 7 सेट जारी किए जाते हैं, उसका सेकंड है। ई के मॉडल पेपर का नंबर है। अगर आपने अब तक कोई मॉडल पेपर नहीं देखा तो इसके पहले वीडियो में हमने साइंस का एक और मॉडल पेपर दिया है, उसे आप जा करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना जो है मॉडल पेपर लगाना। तो आप लोग बढ़िया से अपना तैयारी करते रहिए। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में होता है। तो ये यहाँ पे आ चुका आपका पहला क्वेश्चन, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में कब बनेगा ये आपको बताना है कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन अवतल दर्पण में होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो पहले तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से हो रहता है, और अवतल दर्पण के सामने जब हम कभी बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा भी होना चाहिए। इसके लिए वस्तु को आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना पड़ता है। सी और एफ के बीच में जब कहीं यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बनता है वक्रता केंद्र के पीछे, और थोड़ा बड़ा बनता है और वास्तविक बन जाएगा। तो आपको कहाँ रख लेना है वस्तु को, वो रख लेना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी हो जाएगा सही। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन का तब तक जवाब देने की कोशिश करें। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आता रहता है, तो जिसको थोड़ा इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो इंग्लिश में भी देख सकता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई, कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो इसमें वैसे तो डायरेक्ट आंसर जो होता था लेंस की क्षमता का वो डायोप्टर होता है, कि डायोप्टर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि डायोप्टर दिया नहीं गया, तो आप लोग घबराएं नहीं, पहले थोड़ा कोशिश करें कि और कुछ हो सकता है। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला जो होता था वो होता था P बराबर 1/F, एफ और वो भी मीटर में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब 1/F लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ 1/मीटर हो सकता है इसका मात्रक। तो 1/मीटर जब कोई चीज़ लिखी रहती है तो उसको प्रति मीटर बोला जाता है। तो इस आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा आपका, लेंस की क्षमता का इकाई हो जाएगी प्रति मीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक श्वेत दर्पण किसी किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। कि एक प्रिज्म कोई दिया है और इससे जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसके रंगों में वर्ण विक्षेपण होता है। अलग अलग रंग के इधर किरणें निकलती हैं 7 रंगों की। और इसमें से जो रहेगा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक विचलन पूछा गया है। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो आपका बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का हो जाएगा, और अगर कभी सबसे कम पूछ लिया जाए तब लाल रंग का हो जाता। तो यहाँ सबसे अधिक पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक लाल रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। आप लोग बढ़िया से अपना एकदम आंसर करते रहिए और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी सूर्य जो रहेगा वो श्वेत प्रतीत होगा, सफ़ेद प्रतीत होगा कब। तो देखेंगे सुबह में और शाम को। सुबह शाम तो सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है, बोला गया सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, तो सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद जो रहता है वो लाल प्रतीत होगा। दोपहर के समय जो रहेगा वो सूर्य जो रहेगा सफ़ेद प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ देखिए पूछा गया आपसे कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है वो आर, आर किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो किस बात पर निर्भर करता है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका प्रतिरोध आर होता है वो निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर, और उसके साथ साथ ही पदार्थ पर, यानी कि घनत्व पर भी निर्भर करेगा। घनत्व इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखें चालक की लंबाई भी दिया गया, इस पर भी निर्भर करता है। चालक के पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये सब तो सही हो जाएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया गलत कौन सा है। तो गलत इसमें जो हो जाएगा वो आपका चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन, कि 4 विद्युत
चालक हैं उनके संयोजन का परिणामी प्रतिरोध जो न्यूनतम कब होगा, यानी इनका रिजल्टेंट जो रहेगा आपका प्रतिरोध वो सबसे कम कब होगा। तो प्रतिरोध को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उनको पार्श्व क्रम में जोड़ दीजिए, यानी समांतर क्रम में। अगर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इस तरीके से अगर जोड़ देंगे समांतर क्रम में तो इनका जो संयोजन आएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। अच्छा, तो न्यूनतम जब हो जाए तो इसके लिए क्या करना है कि कौन सा क्रम में जोड़े थे हम लोग, सभी को समांतर क्रम में जोड़ दें। तो जब सभी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सबसे अधिक लाना होता तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता, तब हो जाता सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग, कि किसी विद्युत धारावाही चालक है, कोई चालक है, मान लीजिए ऐसे सीधा तार एक बना हुआ है, इसमें विद्युत धारा इधर की अगर बह रही है, तो बोला विद्युत धारावाही चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है। तो जब कभी भी धारा बहती है किसी चालक में तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। और यहाँ पे ये आपको 4 नियम दिए गए हैं, ये चारों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन चारों नियम को आप याद जरूर कर लीजिएगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद करके रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस देती है। कि ये जो इतनी धातुएं दी गई इसमें से ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन सी देगी। तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है पोटेशियम, आप याद कर सकते हैं। एक सोडियम होता है और एक होता है आपका कैल्शियम और आपका पोटेशियम। तो ये 3 धातुएं जो ठंडे जल के साथ क्रिया कर सकती हैं, तो याद करके रख लीजिएगा, इनका जरूरत पे काम आएंगे सब। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन कौन सी है। देखिए एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये आपकी पहचान होती है। और एक होता है एल्काइन जिसमें ट्रिपल बंध पाया जाता है, और एक होता है एल्केन, एल्केन में केवल एक बंध पाया जाता है। तो इसमें एल्कीन पूछा है तो एल्कीन देख लीजिए आप कहाँ कहाँ पे है। तो एल्कीन डबल बॉन्ड वाला ये है, तो यही केवल द्विबंध वाला है, तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन का उदाहरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहीं पर 10वां देख लेते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को ये नीला कर देता है, तो उसका पीएच क्या हो सकता है। तो जब लाल लिटमस को नीला करता है तो वो क्षार होता है, क्षार। और क्षार का पीएच मान 8 से लेकर के 14 तक होता है, यानी 7 से ज़्यादा रहेगा, तो 7 से ज़्यादा होता है वो 8 दिया हुआ है। तो यही एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ चलते हैं। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन के अणु जो होते हैं, ये क्लोरीन का अणु है यानी Cl2, इसको Cl और Cl इस तरीके से इसके अणु पाए जाते हैं। तो इसके बीच में देख रहे हैं एक सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो एक सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12, जल को जीवाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाना है, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग विरंजक चूर्ण को जो रहेगा उसको यूज किया जाता है। इसका फार्मूला जो रहेगा वो CaOCl2। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो रहता है जल को जीवाणु रहित यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13, कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान विनिमय होता है और नए यौगिक बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उभय अपघटन। इसको इंग्लिश में थोड़ा याद करके रख लीजिएगा, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं ऐसी नहीं होती इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो आ गया बायोलॉजी का 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि पादप में जाइलम का कार्य, तो जाइलम का कार्य जो होता है जल का वहन करना, यानी जल को जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचा देता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। तो मेंडल का जो प्रयोग था वो मटर के पौधे पर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय है, अंडाशय जो होता है ये मादा जनन अंग का भाग है, गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी है। इसमें एक अंग है जो शुक्रवाहिका, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, तो ये नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा वो, और वो है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है अभी। तो स्वपोषी पोषण देखें यानी पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उसी को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है समजात अंग, समजात अंग
का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा हाथ और जो होता है हाथ, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू, घास और भुजतारिका, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो इनमें से सभी, ये सब समजात अंगों के उदाहरण है। तो आप याद करके रख लीजिए, हमारा हाथ जो होता है, कुत्ते के अगले पैर, ये समजात अंग होते हैं। हाथी के दांत और हमारे दांत समजात अंग है। आलू की और घास के जो भुजतारी होती है वो भी समजात अंग के उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। यह लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन किस में मुकुलन द्वारा होगा? तो वो होता है ईस्ट। ईस्ट को याद करके रख लेना आपको कि अलैंगिक जनन इसमें मुकुलन के द्वारा होगा, यानी कि ऐसे इसके ऊपर एक छोटा सा मुकुल उभर आएगा और ये बड़ा होकर के फिर एक नए जीव का निर्माण कर देता है। तो ईस्ट के अंदर ऐसा होता है मुकुलन अलैंगिक। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, 20वां क्वेश्चन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो वो डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। चलिए, आज के लिए 20 क्वेश्चन थे आपके लिए साइंस के। तो ये जो आपका दूसरा मॉडल पेपर था उसको सॉल्व करवाया गया है, ऑप्शनल क्वेश्चंस को। आज अगले वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर जो था वो आपका, इस मॉडल पेपर का नंबर था जो आपका 824 ई के। और इसकी पहले भी वीडियो में आप लोगों को एक दो मॉडल पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।